नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स अजय शर्मा के साथ। दोस्तों, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझा। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को। ये कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस होते क्या हैं, राइट? इनका हमारे अकाउंटेंसी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझेंगे कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और ये कन्वेंशंस होते क्या हैं। तो बिना देर किए लेट्स कम टू द कंसेप्ट। आप पाएंगे यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स हैं, है ना? ये इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरीज हैं, ये खास करके लेडीज, लड़कियां ये पहनती हैं। अब इनके पहनने का पर्पस क्या होता है? आप पाएंगे कि इनका पर्पस अपने आप को ब्यूटीफाई करना होता है, राइट? क्या लड़के भी इस तरह से ब्यूटीफाई करते हैं? स्वाभाविक है, हाँ, अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन वो इस तरह से ज्वेलरी नहीं पहनते। वो कुछ अलग तरीके से अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं। जो भी मकसद हो, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें। अकाउंटेंसी में भी कुछ इसी तरह से हम प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे, लेकिन याद रहे साथ साथ में इम्पोर्टेंट रहता है हमारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस का। अब ये कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस बेसिकली होते क्या हैं? याद रहे, अगर हम बात करें कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट्स बेसिकली बिल्ट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फैक्ट्स पर, एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फाउंडेशन पर। यानी जिस प्रकार से लेबोरेटरी में अगर देखा जाए तो एक हमारे लिए माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यानी वो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, एक फंडामेंटल थियोरी होती है और फंडामेंटल थियोरी के जरिए ये काम किया जाता है। लेकिन बिजनेस में अगर देखा जाए, बिजनेस नहीं लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कोई थियोरेटिकल बुक के जरिए सीखने नहीं मिलती। ये हमें खुद अपने अनुभव से या खुद अपने ऑब्जर्वेशन से सीखनी होती है। जिस प्रकार से डांस हुआ, साइकिलिंग है या स्विमिंग है, ये किसी बुक में पढ़ने पर हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम इसे खुद अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हम इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम इसे सीख नहीं पाएंगे। एनीहाउ, इन सभी को हम कन्वेंशंस कहते हैं। सो कन्वेंशंस बेसिकली वो फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस होती हैं जो बिजनेसमैन फॉलो करता है अपने बिजनेस के लिए। उसी तरह से बिजनेस भी कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे एजम्पशंस, कुछ ऐसे गाइडलाइंस को लेकर के चलता है और इस गाइडलाइन के जरिए ही हम अकाउंटेंसी को लिख पाएंगे या बुक कीपिंग को मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर। तो सबसे पहला हम कंसेप्ट की बात करते हैं रिगार्डिंग अबाउट नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन की। आप पाएंगे त्रिभुवन दास पटेल जी एंड डॉक्टर कुरियन वर्गीस, ये दो ऐसे शख्सियत हैं, राइट? ये ऐसे दो नेचुरल पर्सन हैं, राइट, जिन्होंने भारत में क्रांति लेकर के आए। ये वो दौर था जहां पर भारत एक समय पर, राइट, देखा जाए तो बहुत ही तकलीफ में था दूध को लेकर के, मिल्क को लेकर के। लेकिन डॉक्टर कुरियन वर्गीस और सूझबूझ समझदारी रही श्री त्रिभुवन दास पटेल जी की, कि जिन्होंने शुरुआत करी अमूल यानी आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड की। एनीहाउ, हम ज़्यादा हिस्ट्री या डिटेल में बायोग्राफी में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें श्री त्रिभुवन दास पटेल जी और डॉक्टर कुरियन वर्गीस की, राइट, ऐसे नेचुरल व्यक्ति अगर हम ऑब्जर्व करें, इनके लाइफ में अगर देखा जाए तो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। यानी आपके हमारे लाइफ में भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, राइट, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, डील करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये हमारी लाइफ में होते हैं। तो क्या बिजनेस की लाइफ में भी ऐसे कोई लोग होते हैं? आप पाएंगे बिजनेस की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हुए, कस्टमर्स हुए, सप्लायर्स हुए। ये वो व्यक्ति हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इनफैक्ट देखा जाए तो जहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो संस्था के लिए काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं और संस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों की लाइफ अलग अलग है। तो जब दोनों की लाइफ अलग अलग है
तो सबसे पहला एजम्पशन भी यही आता है, जिसे कहा जाता है एक तरह का कंसेप्ट यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या है? जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज समझा जाए कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हैं, राइट। हमें पता है कि बिना ट्रेडर के बिजनेस होना मुश्किल है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमें ये मानना है, हमें ये अज्यूम करना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। ट्रेडर वो व्यक्ति है जिसने बिजनेस को पैसे दिए हैं और बिजनेस किसके भरोसे चल रहा है? ट्रेडर के भरोसे। एनी हाउ, इस कंसेप्ट को, इस एजम्पशन को हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये सबसे पहला एजम्पशन है अकाउंटेंसी का, ये सबसे पहला सिद्धांत है जो ये मान करके चलता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि दोनों की लाइफ भी अलग अलग है और ट्रांजैक्शंस जितने भी होंगे बिजनेस और बिजनेसमैन के, वो भी बकायदा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। नाउ जिस प्रकार से एक नाव राइट समुद्र में या फिर एक ओशन में गोता लगाती है, आगे बढ़ती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, उसी तरह से बिजनेस की भी जब शुरुआत होती है, शुरुआत भी कुछ इसी तरह की होती है कि जहां पर बिजनेस शुरू तो हो चुकी है लेकिन उसे पता नहीं है कि कब तक चलना है और कहां तक चलना है। यही एक ब्यूटी है, यही एक एजम्पशन है, राइट। और इस एजम्पशन को हम नाम देंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने दो ऑफर मिले हैं, एक कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों आपको हर महीने लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए हर साल आपको वो सैलरी देगी, ठीक है। कंपनी ए आपको 12 लाख रुपए, कंपनी बी भी आपको 12 लाख रुपए। लेकिन मान लीजिए कंपनी ए 3 साल बाद बंद हो जाएगी और कंपनी ए अभी अभी शुरुआत हुई है। अगर आपके सामने ये ऑफर आए तो आप इस ऑफर में कौन से ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे? कंपनी ए वाले ऑफर या कंपनी बी वाले ऑफर? आप पाएंगे कि कंपनी ए भले ही वो हमें 12 लाख रुपए देगी लेकिन 3 साल बाद तो बंद हो जाएगी, और ये जो कंपनी बी है जो 12 लाख रुपए मुझे दे रही है लेकिन ये अभी अभी शुरुआत हुई है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के सहारे हर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो कंपनी बी के ऑफर को एक्सेप्ट करे रादर देन कंपनी ए। यही ब्यूटी है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। सो इसीलिए जो भी बिजनेस की शुरुआत होती है ऐसे मान कर की जाती है कि ये बिजनेस की शुरुआत लंबे समय के लिए है और लंबे समय के होने के वजह से हमें बेनिफिट होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का। इसी वजह से बैंक हमें लोन देती है क्योंकि बिजनेस लंबे समय के लिए चलने वाला है। ऐसे मान कर चलना बैंक के लिए आसान बन जाता है, लोन देना और हमें ईएमआई चुकाना, राइट। ऐसे कंसेप्ट को हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। तो जॉब ऑफर के लिए अगर कहा जाए तो कंपनी बी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ये हमारा दूसरा एजम्पशन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस डुअल एस्पेक्ट? एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। हमें पता है कि जब हम बाजार में जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए तो बिना पैसे दिए क्या हम वो चीज खरीद पाएंगे? आप पाएंगे कि कोई भी सेलर हमें वो सामान बेचेगा ही नहीं, यानी बिना दिए हम कोई भी चीज ले नहीं सकते। तो यही हमारे जीवन का सिद्धांत है कि बिना दिए हमें कोई चीज मिल नहीं सकती। अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें कुछ न कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा, हमें समय देना होगा, हमें एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। तो बिना दिए हमें कुछ मिलना या कुछ हासिल करना नामुमकिन है। ये जीवन का सिद्धांत है और यही सिद्धांत, यही एजम्पशन हम अकाउंटेंसी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम पर
इस्तेमाल करेंगे, राइट। उन अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे कि ये एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके जरिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिस तरह से मशीन खरीदना हुआ तो हमें पैसे चुकाने होंगे, है ना, तो बिना दिए हम ये मशीन हासिल नहीं कर सकते। हर ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। इन्हीं एस्पेक्ट्स को डुअल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। सो ये डुअल एस्पेक्ट वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बिजनेस एडॉप्ट करता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। रिकॉर्डिंग यानी अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट का। अब ये मनी मेजरमेंट है क्या? आप पाएंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस, सर ट्रांजैक्शंस यानी जहां पर लेन देन की बात हो रही है, या तो गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, असेट खरीदते हैं बेचते हैं, लोन लेते हैं वापस चुका देते हैं, ये सभी चीजें हम एक पर्टिकुलर करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू में लिखते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हम जितने भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो इंडियन करेंसी रुपी में लिखते हैं। उसी तरह से जापान उसे येन में लिखता है, अमेरिका उसे डॉलर में लिखता है, ऑस्ट्रेलिया उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लिखता है। तो यानी हर कंट्री अपनी करेंसी में इसे रिकॉर्ड करती है। और याद रहे, ये रिकॉर्ड करना यानी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही कंसिडर करना होता है। तो जिस प्रकार से इंडिया रुपीस का इस्तेमाल करती है एज अ करेंसी, यूरोपियन यूनियन यूरो का इस्तेमाल करती है करेंसीज को रिकॉर्ड करने के लिए, हर कंट्री अपने ही करेंसीज का इस्तेमाल करती है अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो याद रहे, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम यहाँ पर पर्सनल ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जैसे किसी को मोटिवेट करना, किसी को डांटना, या फिर लेट का रिमार्क करना, या फिर अप्रिशिएट करना, ये सभी चीजें हम रिकॉर्ड ना करके ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ये कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर हम लेट अस टेक एन एग्जांपल, जिसे एग्जांपल लेंगे ताकि हम समझ जाएं कि ये है क्या चीज। मान लें कि हमने कोई एक असेट खरीदी जिसकी कीमत थी 40,000 रुपए। अब मान लेते हैं हमने एयर कंडीशनर खरीदा। एयर कंडीशनर खरीद करके हमारे ऑफिस में वो आ गया। अब ये एयर कंडीशनर, राइट, जो बॉक्स में रखा हुआ है, हम इसे अगर प्लग में लगाएं तो क्या ये हमें हमारे ऑफिस को कूल करना शुरू कर देगा? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो ये कूल कैसे करेगा जब तक इसे आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, यानी इस एयर कंडीशनर को जो आपके ऑफिस में पड़ा है, इसे इंस्टॉल करना जरूरी है। इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने होंगे, है ना। तो हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा 40,000 में और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 10,000। हमारे बुक्स में जब लिखा जाएगा कि ये एयर कंडीशनर आपको कितने रुपए में पड़ा, तो आप इसे 40,000 रुपए में लिखेंगे या इसे 50,000 रुपए में? आप पाएंगे 40,000 रुपए तो आपने एयर कंडीशनर खरीदा, लेकिन 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो हमारे लिए ये खर्च हुआ 50,000 रुपए। तो हमारे लिए इसका कॉस्ट पड़ा 50,000। हमारे बुक्स में हम अपने कॉस्ट पर ही असेट को रिकॉर्ड करेंगे, या जो गुड्स हम अपने कीमतों पर खरीदते हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं, वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। तो एज पर कॉस्ट कंसेप्ट जितने भी असेट हम बिजनेस में एक्वायर करेंगे, वो सभी असेट को हम अपने कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, जो इंक्लूड करेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को। ऐसे कंसेप्ट को हम कहेंगे कॉस्ट कंसेप्ट। तो हमें समझ में आया कि जितने भी असेट रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कॉस्ट कंसेप्ट के आधार पर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम कॉस्टिंग पर आएंगे, और साथ साथ में जब हम आगे सम सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम पर ये कंसेप्ट हमें ज्यादा और क्लियर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं यहाँ पर, दैट इज लेट्स से एन एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे ताकि ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। मान लो हमें ऑर्डर मिला 1 अगस्त 2024 का। हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया,
और मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने इसे डिस्पैच कर दिया 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को गुड्स हमने डिस्पैच कर दिया और हमें पेमेंट रिकवर हुआ ऑन 1 दिसंबर को। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें इसे रिकॉर्ड करना है एज अ सेल्स के तौर पर, तो हम इसे कौन से महीने की बुक्स में लिखेंगे? हम इसे अगस्त के महीने में लिखेंगे, सितंबर के महीने में लिखेंगे या दिसंबर के महीने में लिखेंगे? आप पाएंगे आपको ऑर्डर तो रिसीव हुआ अगस्त में, डिस्पैच हमने गुड्स किए सितंबर में और पैसे रिकवर किए हमने दिसंबर में। यहाँ पर एक्सचेंज कहाँ पर हुआ है? जिस महीने एक्सचेंज हुआ, जहां पर ट्रांजैक्शन यानी जहां पर लेना और देना हुआ, फिजिकल लेना देना, हम उस महीने पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रहे, डिस्पैच जहां पर हुआ तो डिस्पैच हुआ 1 सितंबर को, हेंस एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारा गुड्स, हमारा सेल्स रिकॉर्ड होगा 1 सितंबर को। यानी सितंबर मंथ वो मंथ है जहां पर ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली एक्सचेंज हुआ है, भले ही पैसे हमें दिसंबर में मिले, राइट? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन होता तो भी हम उसे सितंबर में ही लिखते। द रीजन, ट्रांजैक्शन यानी एक्सचेंज जो हुआ वो सितंबर मंथ में हुआ है। तो याद रहे, एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट, जिस महीने एक्सचेंज होगा, जिस महीने राइट ट्रांजैक्शन डील होगी, उसी मंथ पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्लियरली कहता है रेवेन्यू इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न्ड। जब आप किसी के लिए काम करके दोगे तभी वो रेवेन्यू कहलाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं है, राइट? तो दोस्तों, आज हमने 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में समझा। हमने समझा ये कंसेप्ट्स, ये हमारे assumptions, ये हमारे प्रिंसिपल्स, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अपने अकाउंटेंसी के लिए फॉलो करने हैं, ना ही अकाउंटेंसी के लिए, जबकि हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी हमें इसे इम्प्लीमेंट करने हैं। हमने समझा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, राइट? ये वो कंसेप्ट होता है जहां बिजनेस जब शुरुआत होती है तो वो लंबे समय के लिए होती है। हमने समझा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां पर बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी है, जहां पर बिजनेस को एक इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जहां पर बिजनेस को एक लीगल मान्यता दी जाती है सरकार द्वारा। तो सरकार उसे एस्टैब्लिश करती है, डिफरेंट लॉज के जरिए उसे एनैक्ट करती है और बिजनेस को एक लीगल एग्जिस्टेंस देती है। हमने समझा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हमने समझे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हमने समझे कॉस्ट कंसेप्ट और लास्टली हमने समझा रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तब तक के लिए टेक केयर।